एनसीआर की लाइफलाइन NH-24 के चौड़ीकरण में एक बार फिर से तेजी आने की उम्मीद जगी है। प्रदेश में नई सरकार आने से नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी आएगी, जिनमें से एक है NH-24 का विस्तार भी। ऐसे में न सिर्फ लोगों को राजमार्ग पर लगने वाले रोज रोज के भयंकर ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी, बल्कि राजमार्ग के आसपास कई नई आवासीय योजनाओं का भी विस्तार होगा और इसके साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन समेत दिल्ली आने जाने का मार्ग भी सुगम होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में तेजी, रफ्तार पकड़ेगा NH-24 का विस्तार, नई आवासीय योजनाओं को लगेंगे पंख, सुधरेगी कनेक्टिविटी, जनता को नई सरकार से ढेर उम्मीदें। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी है और केंद्र में और प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय दल बीजेपी की सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन न सिर्फ बेहतर तरीके से होगा, बल्कि केंद्र सरकार की प्रदेश में पहले से संचालित कई योजनाओं में तेजी भी आएगी। ऐसे ही सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है NH-24 का चौड़ीकरण। अफोर्डेबल पे हम लोग अब काम कर रहे हैं कि अफोर्डेबल में किस तरीके से लोगों को और बेनिफिट दे पाएंगे, वो स्कीम से वो आएंगी। तो उत्तर प्रदेश में ये वाली योजनाएं भी लागू होंगी तो यहाँ पे भी विकास कार्य बढ़ेंगे। ये हमें उम्मीद है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस भी अब उत्तर प्रदेश में आने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब चल रहा है तो हम लोगों की अब जाते हैं कि और हम चाहते भी हैं इस चीज़ को कि प्रोजेक्ट्स में इन चीज़ों की वजह से डिले ना हो, प्रोसीजरल डिले ना हो कि एक अप्रूवल के लिए जाएँ फिर एक डिपार्टमेंट में जाएँ, फिर दूसरे अप्रूवल के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जाएँ। तो ये बेटर होगा, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है कि उसको ऑन टाइम डिलीवरी मिल पाएंगी अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस आता है तो। अक्सर देखने में आता है कि प्रदेश में और केंद्र में अलग अलग पार्टी की सरकार होने की वजह से सरकारों में समन्वय की कमी रहती है, लिहाजा इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। योजनाएं कछुए के चाल से ही आगे बढ़ पाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, नई सरकार से तो मुझे केवल ये अपेक्षा है कि जो उसके कानून हैं, जो उनके विधानसभा से पास किए हुए कानून हैं जिसके ऊपर सरकार को चलना चाहिए, बस उस पर चल के दिखा दे। उनका जो अपना अपार्टमेंट एक्ट है, जो अपना उनका बाईलॉज है, उसको इम्प्लीमेंट करा दे सही ढंग से। जो बाहर की गाढ़ी कमाई का पैसा और लंबी लंबी गाड़ियों से घूम रहे हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। तो और जो रियल एस्टेट बिल जो कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों की एक हो गई है और केंद्र सरकार ने ही उसे पास किया है और केंद्र सरकार उस जोर शोर से लगी हुई है कि वो राज्यों में इम्प्लीमेंट हो जाए, उसे एज इट इज इम्प्लीमेंट करा दे। ये काम अगर अगले 6 महीने में राज्य सरकार कर देती है तो मुझे लगता है कि एक बायर के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NH-24 के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट के समीक्षा के दौरान विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डील कर रही कंपनियों से साफ साफ कहा था कि वो योजनाओं में हो रही देरी से नाखुश है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता को चोट पहुंचती है। लेकिन अब प्रदेश में नई सरकार आने से एक बार फिर जनता को उम्मीद जगी है। ये बड़ा खुशी का मौका है कि इस बार क्लियर मेजोरिटी के साथ कोई भी एक पार्टी यूपी में आई है, इसका हम बड़ा स्वागत करते हैं। और अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों ही एक होती हैं तो विकास की स्पीड बढ़ जाती है। जैसा आपने कहा कि लोगों को जो उम्मीदें थी कि बड़ी सारी चीज़ें अभी यहाँ यूपी में विकास के कार्य और होने थे, हमें लगता है वो स्पीड अप बढ़ेगी, चाहे वो NH-24 हो या और फर्दर हाईवेज हों जो यहाँ बनने हैं, गंगा से रिलेटेड काम हो, सारी चीज़ें होंगी अभी। नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम और NH-24 से लगे कई रिहायशी इलाके तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में काम करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे इस राजमार्ग पर बोझ और भी बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2015 को NH-24 के चौड़ीकरण का शिलान्यास किया था। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान खरीदने में ब्याज में छूट देती रही है, लेकिन अब सालाना 12 लाख और 18 लाख रुपए तक के कमाने वालों को भी ये छूट मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार का ये कदम खुशियों की सौगात लेकर आया है। असल में सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, जिससे घर खरीदना आसान होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, सस्ते घर की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम।
बिल्डर्स को सरकार से मिली रियायत का फायदा मिलेगा बायर्स को। घर खरीदना होगा आसान। रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से मांग कर रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा तो दिया, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग को। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सरकार के इस कदम से भी बेहद खुश है। इसका डेवलपर्स को काफी फायदा होगा। Affordable housing will now be given infrastructure status, which enables those projects to avail the associated benefits. अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, जिसमें वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया कि इनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया। इससे डेवलपर पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं अगर, तो एक डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलता है कि इससे हम उस रिस्क कैटेगरी से बाहर आ गए जिसपे बैंक एसेस करके हमारे को हायर रेट पे लोन दिया करता था। तो अभी कम रेट पे लोन मिलेंगे। तो डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कम आएगी इंटरेस्ट की, तो प्रोजेक्ट पे हम लोग जिस रेट पे हम देते थे लोगों को घर, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे जैसे ये अपना बजट पास होगा। उसमें टैक्सेशन के बेनिफिट है, इंटरेस्ट पे उस पे सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सर्विस टैक्स का भी बेनिफिट है और डेवलपर को इनकम टैक्स का भी बेनिफिट है। तो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कस्टमर को भी उसका बेनिफिट पास ऑन होगा, तो लोग ले पाएंगे, अच्छे घर ले पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने के बाद बैंक डेवलपर्स को लोन में प्राथमिकता देंगे और टाइम पीरियड बढ़ने से भी डेवलपर्स को राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम से नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च में बजट में की गई घोषणा के मुताबिक नेशनल हाउसिंग बैंक का टारगेट बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे होम बायर्स और डेवलपर्स को होम लोन मिलना आसान हो जाएगा। NHB का टारगेट बढ़ने से बैंक अधिक से अधिक लोगों को होम लोन देंगे और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट लोन मिलना आसान हो जाएगा। The National Housing Bank will refinance individual housing loans of rupees 20,000 crores in 2017 and 18. दिल्ली या मेट्रो सिटीज के जो म्यूनिसिपल एरिया के क्रॉस करने के बाद ही 25 किलोमीटर के दायरे तक जो थे, उनमें भी दिल्ली वाला ही लिमिट 30 स्क्वायर मीटर का अप्लाई होता था, वो अब खत्म हो गया। तो उससे क्या होगा कि दिल्ली या मेट्रो सिटी के बाहर, इमीडिएट बाहर अगर जो हम बात करें, जैसे हम गाजियाबाद में बैठे हैं, नोएडा में बात करें, तो यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया तक का भी घर अब अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में आएगा। पहले वो बिल्टअप एरिया पे कैलकुलेट होता था, वो बल्कि कारपेट पे हो गया। तो डेफिनेटली पहले शायद 1 BHK भी ठीक से नहीं बन पाता था उस एरिया में, अब 2 BHK या छोटा 3 BHK अपार्टमेंट भी अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रोजेक्ट में आ सकता है। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ी है, जिससे बैंकों ने होम लोन की दरें कम की है। नोटबंदी के बाद सुस्त पड़े रियल एस्टेट में तेजी आने की उम्मीद है। मार्केट सेंटीमेंट में भी सुधार होगा, जिसका फायदा बायर्स को सस्ते घर के तौर पर मिलेगा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। तो घर खरीदना सपने के सच होने जैसा होता है, लेकिन एक घर खरीदने में जीवन भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई लग जाती है और घर भी जरूरत के हिसाब से मिलना बेहद मुश्किलों भरा होता है। लेकिन सरकार ने लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए हाउसिंग सेक्टर में बिल्डअप एरिया की बजाय कारपेट एरिया को प्रमुखता दिए जाने का बजट में प्रावधान किया और साथ ही मेट्रो सिटीज में 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया और बाकी शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया को अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में लाया गया। सरकार के इस प्रयास से लोगों को सस्ता घर मिलना आसान हो जाएगा और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार में बेहतर तालमेल भी होगा। इसे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो पाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को 23,000 करोड़ रुपए, NHB का टारगेट बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय आवास बैंक सस्ते घर के लिए कर्ज देगा। कारपेट एरिया में अब दीवार और बालकनी शामिल नहीं होंगे। आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा 5 साल की गई। सस्ते घर का सपना सच होगा। दरअसल 4 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सस्ते घरों की आवासीय योजना की सीमा 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की जगह अब 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया होगा। इससे 644 वर्ग फीट कारपेट एरिया में बने फ्लैट सस्ती दरों पर मिलेंगे और बिल्डर्स के 900 वर्ग फीट वाले फ्लैट भी अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में आएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, जिसमें वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया कि इनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया। इससे डेवलपर पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं अगर, तो एक डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलता है कि इससे
हम उस रिस्क कैटेगरी से बाहर आ गए जिसपे बैंक एसेस करके हमारे को हायर रेट पे लोन दिया करता था। तो अभी कम रेट पे लोन मिलेंगे, तो डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कम आएगी इंटरेस्ट की, तो प्रोजेक्ट पे हम लोग जिस रेट पे हम देते थे लोगों को घर, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे चलते हैं। तो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि हाउसेस इस स्कीम की वजह से, अफोर्डेबल की वजह से थोड़े लोगों को, क्योंकि उसमें टैक्सेशन के बेनिफिट है, इंटरेस्ट पे उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सर्विस टैक्स का भी बेनिफिट है और डेवलपर को इनकम टैक्स का भी बेनिफिट है। तो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कस्टमर को भी उसका बेनिफिट पास ऑन होगा, तो लोग ले पाएंगे, अच्छे घर ले पाएंगे। अब तक डेवलपर्स को 3 साल के भीतर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को तैयार करना होता था, अब ये समय सीमा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। Thanks to the surplus liquidity created by demonetization, the banks have already started reducing their lending rates, including those for housing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NH24 के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट के समीक्षा के दौरान विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डील कर रही कंपनियों से साफ-साफ कहा था कि वो योजनाओं में हो रही देरी से नाखुश हैं, जिससे सरकार की विश्वसनीयता को चोट पहुंचती है। लेकिन अब प्रदेश में नई सरकार आने से एक बार फिर जनता को उम्मीद जगी है। ये बड़ा खुशी का मौका है कि इस बार क्लियर मेजोरिटी के साथ कोई भी एक पार्टी यूपी में आई है, इसका हम बड़ा स्वागत करते हैं। और अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों ही एक होती हैं तो विकास की स्पीड बढ़ जाती है। तो जैसा आपने कहा कि लोगों को जो उम्मीदें थी कि बड़ी सारी चीज़ें अभी यहाँ यूपी में विकास के कार्य और होने थे, हमें लगता है वो स्पीड अप बढ़ेगी, चाहे वो NH24 हो या और फर्दर हाईवेज हों जो यहाँ बनने हैं, गंगा से रिलेटेड काम हो, सारी चीजें होंगी अभी। नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम और NH24 से लगे कई रिहायशी इलाके तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में काम करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे इस राजमार्ग पर बोझ और भी बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2015 को NH24 के चौड़ीकरण का शिलान्यास किया था। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान खरीदने में ब्याज में छूट देती रही है, लेकिन अब सालाना 12 लाख और 18 लाख रुपए तक के कमाने वालों को भी ये छूट मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार का ये कदम खुशियों की सौगात लेकर आया है। असल में सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, जिससे घर खरीदना आसान होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, सस्ते घर की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम। बिल्डर्स को सरकार से मिली रियायत का फायदा मिलेगा बायर्स को। घर खरीदना होगा आसान। रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से मांग कर रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा तो दिया, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग को। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सरकार के इस कदम से भी बेहद खुश है। इसका डेवलपर्स को काफी फायदा होगा। Affordable housing will now be given infrastructure status, which enables those projects to avail the associated benefits. अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, जिसमें वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया कि इनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, इससे डेवलपर पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं अगर, तो एक डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलता है कि इससे हम उस रिस्क कैटेगरी से बाहर आ गए जिसपे बैंक एसेस करके हमारे को हायर रेट पे लोन दिया करता था। तो अभी कम रेट पे लोन मिलेंगे, तो डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कम आएगी इंटरेस्ट की, तो प्रोजेक्ट पे हम लोग जिस रेट पे हम देते थे लोगों को घर, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे जैसे ये अपना बजट पास होगा। उसमें टैक्सेशन के बेनिफिट है, इंटरेस्ट पे उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सर्विस टैक्स का भी बेनिफिट है और डेवलपर को इनकम टैक्स का भी बेनिफिट है। तो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कस्टमर को भी उसका बेनिफिट पास ऑन होगा, तो लोग ले पाएंगे, अच्छे घर ले पाएंगे। दिल्ली या मेट्रो सिटीज के जो म्यूनिसिपल एरिया के क्रॉस करने के बाद ही 25 किलोमीटर के दायरे तक जो थे, उनमें भी दिल्ली वाला ही लिमिट 30 स्क्वायर मीटर का अप्लाई होता था, वो अब खत्म हो गया। तो उससे क्या होगा कि दिल्ली या मेट्रो सिटी के बाहर, इमीडिएट बाहर अगर जो हम बात करें, जैसे हम गाजियाबाद में बैठे हैं, नोएडा में बात करें, तो यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया तक का भी घर अब अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में आएगा। पहले वो बिल्टअप एरिया पे कैलकुलेट होता था, वो बल्कि कारपेट पे हो गया। तो डेफिनेटली पहले शायद 1 BHK भी ठीक से नहीं बन पाता था उस एरिया में, अब 2 BHK या छोटा 3 BHK अपार्टमेंट भी अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रोजेक्ट में आ सकता है।
तो घर खरीदना सपने के सच होने जैसा होता है, लेकिन एक घर खरीदने में जीवन भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई लग जाती है और घर भी जरूरत के हिसाब से मिलना बेहद मुश्किलों भरा होता है। लेकिन सरकार ने लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए हाउसिंग सेक्टर में बिल्डअप एरिया की बजाय कारपेट एरिया को प्रमुखता दिए जाने का बजट में प्रावधान किया और साथ ही मेट्रो सिटीज में 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया और बाकी शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया को अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में लाया गया। सरकार के इस प्रयास से लोगों को सस्ता घर मिलना आसान हो जाएगा और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार में बेहतर तालमेल भी होगा। इसे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो पाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को 23,000 करोड़ रुपए, एनएचपी का टारगेट बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक सस्ते घर के लिए कर्ज देगा, कारपेट एरिया में अब दीवार और बालकनी शामिल नहीं होंगे, आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा 5 साल की गई। सस्ते घर का सपना सच होगा। दरअसल 4 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सस्ते घरों की आवासीय योजना की सीमा 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की जगह अब 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया होगा। इससे 644 वर्ग फीट कारपेट एरिया में बने फ्लैट सस्ती दरों पर मिलेंगे और बिल्डर्स के 900 वर्ग फीट वाले फ्लैट भी अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में आएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, जिसमें वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया कि इनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया। इससे डेवलपर पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं अगर, तो एक डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलता है कि इससे हम उस रिस्क कैटेगरी से बाहर आ गए जिसपे बैंक एसेस करके हमारे को हायर रेट पे लोन दिया करता था। तो अभी कम रेट पे लोन मिलेंगे, तो डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कम आएगी इंटरेस्ट की, तो प्रोजेक्ट पे हम लोग जिस रेट पे हम देते थे लोगों को घर, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे चलते हैं। तो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि हाउसेस इस स्कीम की वजह से, अफोर्डेबल की वजह से थोड़े लोगों को, क्योंकि उसमें टैक्सेशन के बेनिफिट है, इंटरेस्ट पे उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, सर्विस टैक्स का भी बेनिफिट है और डेवलपर को इनकम टैक्स का भी बेनिफिट है। तो अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कस्टमर को भी उसका बेनिफिट पास ऑन होगा, तो लोग ले पाएंगे, अच्छे घर ले पाएंगे।